जय हिंद दोस्तों। यदि आप बिहार सचिवालय 2022 की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपको 75 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, आपका जो क्वेश्चन है वो किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह का वीडियो आपको निश्चित रूप से बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने हमारा टेस्ट सीरीज़ 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है उसे निश्चित रूप से जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का उसमें संकलन किया गया है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टेस्ट सीरीज़ 5 का आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन आने वाला है। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के अटर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश में जिला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका नामित जो अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आयोजन आपको अहमदाबाद में किया गया और नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोफिया बुल्गारिया में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला बन गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमित पंघाल हो जाएगी। और इन्होंने कितना वर्ग में जीता है? तो आपको 53 केजी वर्ग में जीता है, क्योंकि आपको देखते हुए कि एग्जाम में कभी कभी वर्ग भी पूछा जाता है कि कौन सा कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमाटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में सर्वाधिक आपको हेमाटाइट का और बॉक्साइट का खनिज भंडार है। आप साथ ही उड़ीसा में आपको मैग्नीज का भी बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज भंडार है। यदि आपको कह दिया कि तांबा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है, और कर्नाटक में आपको मैग्नेटाइट सर्वाधिक मात्रा में भंडार उसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, देश के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आपको द्विपक्षीय प्रणाली देखने को मिलती है। और यह द्विपक्षीय जो प्रणाली है, यह जो है आपको एक पार्टी प्रणाली है, यानी कि दो जो पार्टियां होती है, जैसे कि भारत में बहुदलीय प्रणाली चलती है। देखते हैं कितना विभिन्न विभिन्न पार्टियां हैं, कितना बहुत ही ज़्यादा भारत में पार्टियां देखने को मिलती होगी। लेकिन आपको इंग्लैंड में देख लीजिए, यूएसए में देख लीजिए, आपको मात्र 2 ही पार्टियां वहाँ देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो उस समय आपको बंगाल को तंत्रिका केंद्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि सारे जो काम आपको बंगाल में होते थे। अब बंगाल में ही अंग्रेजों ने पहला जो अपना विजय जो प्राप्त किया था, वो बंगाल से ही प्राप्त किया था। तो इसलिए बंगाल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है पहले आज़ादी से पहले। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपको फ्रांस हो जाएगा, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। लेकिन भारत है और दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया आपको गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह जो आपको है हिंद महासागर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव रहित विमान आपको एक नेत्रा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। और संत कबीर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कहाँ हुआ, इनका गुरु कौन थे। ये तीनों क्वेश्चन आपको यदि सेट लगाते होंगे तो आपको देखने को मिलते होंगे। तो इस तीनों क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला बता देते हैं, इनका जो जन्म हुआ था आपको बनारस में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु समाधि स्थल है आपको मगहर में इनकी समाधि स्थल। इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद इनके गुरु का नाम था। और वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से वो संबंधित है। ये तीनों पॉइंट को जरूर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का सीट सोल्यूशन आप यूट्यूब पर कहीं भी ढूंढ के देख लीजिएगा, कोई नहीं कराता है। सिर्फ लोग आपको आएंगे जैसे पढ़ते हैं, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र से दिया गया? तो बुनाई से। बस एक क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका डिटेल्स भी आप कीजिएगा तब ना स्टूडेंट को और भी फायदा मिलेगा। तो आपको लग रहा होगा करंट अफेयर्स में नहीं डिटेल कराएं, तो करंट अफेयर्स में क्या डिटेल कराएंगे? जो जीके जीएस है उसमें जितना भी मैक्सिमम डिटेल हो सकता है हम आपको करवाते चलते हैं। यदि आपको नहीं विश्वास तो हम पिछले प्रीवियस वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो बहुत सारा हमने डिस्कशन करा रखा है, ताकि आपको एक रिवीजन के तौर पर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेल रत्न पुरस्कार है, जो आपको 4 साल निरंतर शानदार जो प्रदर्शन कीजिएगा कोई भी क्षेत्र हो उसमें आपको यह दिया जाएगा। तो एक पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो आपको जो शिक्षक प्रशिक्षक होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार की 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। और साथ ही ध्यानचंद्र पुरस्कार की जो स्थापना किया गया था 1992 में किया गया था। और सर्वप्रथम जो यह दिया गया था आपको जो शतरंज के जो खिलाड़ी हैं उन्हें यह सबसे पहले दिया गया था। और अर्जुन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत आपको जो 1961 में किया गया था। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 11 कि मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक है। ये भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिंदा जोशी है, जो मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक हैं। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुबा है दक्षिणी सूडान की राजधानी। साथ ही आपको पूछ दिया कि जो दक्षिणी सूडान है वो कैसा देश है या फिर कहाँ पड़ता है? तो आपको यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सुबा किसकी राजधानी है? तो फिजी की यह राजधानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन बी हो जाएगा टोटल 7 सदस्यों की एक पक्ष में आपको देखने को मिलता है। यदि आपको कह दिया 11 तो आपको क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होती है। और सबसे अधिक जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो रग्बी फुटबॉल में होती है, जिसमें आपको 15 सदस्य देखने को मिलता है। और साथ ही 9 सदस्य किस में देखने को मिलता है? तो खो खो खिलाड़ी में आपको 9 सदस्य होते हैं। और 4 सदस्य जो होता है आपको पोलो में होता है। ये आपको वाटर पोलो है, लेकिन आपको सिर्फ पोलो कह दिया है, तो उसमें आपको एक पक्ष में 4 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि संकुल समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों में जो घोटाला हुआ था इसी के इस समिति के गठन में इसका जांच किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो बीमा सुधार जो आया था यह किस नीति से संबंधित है? तो मल्होत्रा समिति से बीमा नीति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जो आपको आंगन 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा? तो एससीओ का जो मेजबानी किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उज्बेकिस्तान के कहाँ किया जाएगा? तो समरकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? रामायण जो सीरियल आपको देखने को पहले मिलता था, इसके जो निर्माता है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद सागर है इनके निर्माता होंगे। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो सीरियल की जो शुरुआत हुई थी आपको 1987 से 88 में यह आपको हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से स्थल पर जो अशोक के स्तंभ मौजूद में बैल प्रधान है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामपुरवा जो अशोक स्तंभ था उसमें बैल प्रधान था। और यह रामपुरवा कहाँ पड़ता है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहले जो आपको आया था मौर्य साम्राज्य आया था और वह कितना में आया था? तो 322 BC के करीब में। और साथ ही इसके बाद जो आया क्यू के बाद पी हो जाएगा गुप्त साम्राज्य आया। और गुप्त साम्राज्य जो आया था आपको 3री शताब्दी में आई थी। और इसके बाद आपको आया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो आपको 1206 से लेके 1526 तक इसका शासन रहा। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन काल कब से रहा था? 1206 से लेकर 1526 तक इसका शासन काल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरा अगला हो जाएगा क्या? तो मुगल साम्राज्य होगा। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर था। और इसका अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत का राजधानी बना उस समय भारत का वायसराय कौन था? यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही आपको जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना दी गई थी। और किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो कौन आया था? तो सम्राट
जॉर्ज पंचम के स्वागत में उन्हीं के द्वारा यह घोषणा किया गया था। और उन्हीं के द्वारा यह भी घोषणा किया गया था कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था और साथ ही बंगाल के 2 राज्यों में बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, गंधार में आपको इसका स्थान देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजगीर को अभी तक आपको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में नहीं मान्यता दिया गया। फतेहपुर सीकरी हो गया, इसको मान्यता आपको 1986 में ही प्रदान कर दिया गया था। एलोरा हो गया, अजंता की गुफाएं जो कि आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, ये सब सारे को आपको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सूचित कर दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे 84 दिन टोटल आपको समय लेता है। और इसी को जो आपको इसमें जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यूरेनस आपको जान लीजिए ये आपको अरुण को कहा जाता है और साथ ही इसमें कौन सी गैस की प्रधानता होती है? तो CH4 होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। CH4 जिसे मीथेन कहते हैं और साथ ही इसे लुढ़कता हुआ प्रतीत कहा जाता है, यानी कि लुढ़कता हुआ आपको दिखता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको आता है कि जो आपको जो विपरीत दिशा में जिसे पश्चिम से पूर्व की ओर 2 ग्रह भ्रमण करती है, सभी जो ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, लेकिन 2 ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। एक तो आपको यूरेनस अरुण हो गया और एक कौन सी हो गया इसका जो शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा, आसु हो गया। क्या? तो आंसू इसका आपको शॉर्ट ट्रिक हो गया जो को आपको विपरीत दिशा में घूमती है। अ से अरुण हो गया और असु से क्या हो गया? शुक्र हो गया। ये जो 2 ग्रह है जो आपको विपरीत दिशा में घूरती है और बाकी सभी जो ग्रह है आपको पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको कृष्णा नदी पर स्थित है और ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है और साथ ही कुछ क्षेत्र है जो इसका तेलंगाना में भी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 1983-84 में पहली बार आपको शून्य आधारित बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि का विकास करना आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना था। यह जो मॉडल था यह भी पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आपको आधारित था। और सेकंड पंचवर्षीय योजना PC मॉडल पर हो जाएगा जिसका कार्यक्रम भी पूछा जाता है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो था 1956 से लेके 61 तक रहा था और पहला जो था आपको 1951 से 56 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पंचवर्षीय योजना से देख लो कि आप हर एक एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा जाता है और हर एक सेट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला, तो हमने उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जाकर देखिएगा। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको छूटने की बहुत ही कम संभावनाएं हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल है। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी इनका जन्मस्थल है। अब महालक्ष्मीबाई से याद रखिएगा, किनके द्वारा यह भी कहा गया था कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, वो आपको हीरोज़ के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी कथन आपको एग्जाम में पूछा गया था एक बार। इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महात्मा गांधी को यह सलाह दिया गया था कि आप भारत की यात्रा कीजिए और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानिए, क्योंकि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और इन्हीं के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह गुलामी का पत्र का अधिकार कहा गया था और इसमें जो था 221 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो जो बक्सर की जो आपको प्रसिद्ध लड़ाई देखने को मिली थी वो हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। तो इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था यह किनके बीच हुआ था और इसका सेना का नेतृत्व किसने किया था। सारे क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ब्रिटिश का जो तरफ से जो लड़े थे आपको वो हेक्टर मुनरो हो जाएंगे और जो भारतीय जो सेना थी उसके तरफ से जो लड़े थे आपको मीर कासिम हो जाएगा। ये 2 गुटों में लड़ाई हुआ था। तो एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो
मुग़ल सम्राट के जो बादशाह थे उनमें से कौन कौन से इसमें भाग लिए थे, तो आपको एक हो जाएंगे मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, एक तो जो भाग लिए थे आपको शाह आलम आपको द्वितीय हो जाएंगे, और साथ ही एक जो भाग लिए थे आपको मीर कासिम हो जाएंगे, बंगाल के जो नवाब थे, और एक शुजा उद दौला था जो आपको अवध के नवाब थे। ये तीनों मिलके एक तरफ थे और अंग्रेजी सेना एक तरफ, इन दोनों के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इनमें विजय किसने प्राप्त किया, तो अंग्रेजों का इसमें विजय हुआ, जिसके कारण आपको 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा था कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल को भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949 में भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है वह लागू कर दिया गया था। और जो नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया इस भाग के 2 में, संविधान का जो भाग 2 में इसका वर्णन किया गया, और 5 अनुच्छेद से लेके 11 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और जो अनुच्छेद 360 हो गया, इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। और 356 के तहत किसी भी राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन किया गया कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में यदि इसका संशोधन करना है तो 368 अनुच्छेद के तहत संशोधन का इसमें वर्णन किया गया। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हो कि इस तरह का सेट सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि लोग सिर्फ आपको आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन करवाते हैं चले जाते हैं। लेकिन आप इस तरह का सेट सोल्यूशन यदि देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको यदि याद होगा तो आपको रिवीजन होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से रिवीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। लेकिन आप रेगुलर रिवीजन करते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न इसमें दूर हो जाएगा। और साथ ही जो आपको याद नहीं उस सारे इस सब जो क्वेश्चन बताते हैं ये देखते हुए यदि आप सेट लगा देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का वीडियो आप निश्चित रूप से एग्जाम तक जरूर देखिएगा, ताकि आपकी तैयारी है जो और भी मजबूत हो और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं कि यह वीडियो आपको कितना पसंद आया। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही हमें अच्छा और करने और बेहतर करने का मनोबल देता है। तो चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें। नेक्स्ट देख लेते हैं। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। और जो पंचायती जो राज्य का वर्णन किया गया है आपको 73वें संविधान संशोधन जो 1952 में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो इसका वर्णन किया गया है कि ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कम से कम एक पंचायती राज का यदि गठन करना है तो उसमें कम से कम आबादी कितनी होनी चाहिए, तो 20 लाख की आबादी पर एक पंचायत राज का आपको गठन किया जाता है। अब बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो यह 2006 में आया था। यह भी आप जरूर कहीं पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928 में आपको चीन में गृह युद्ध देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्ला है जो आपको बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा है। अब बांग्लादेश अलग कब हुआ था, तो आपको 1971 में अलग हुआ था। अब बांग्लादेश का आपको राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, यह भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो वाटर लिली है जो आपको वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा, जिसे राष्ट्रीय फूल भी कहा जाता है। अब बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जिसकी जो सीमा है स्थलीय सीमा भारत से सबसे अधिक लगती है, जो 4096 किलोमीटर की सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये से एक बात याद रखिए, यह भी पूछा जाता है कि आपको बांग्लादेश की सीमा है वो भारत की सॉरी दोस्तों, कि जो बांग्लादेश की सीमा है वो भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो टोटल आपको यह 5 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बेलारूस की राजधानी क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिन्स्क हो जाएगा जो बेलारूस की राजधानी है। और ब्रुसेल्स जो आपको बेल्जियम की राजधानी हो गया, जिसे यूरोप का कॉकपिट भी कहा जाता है। और बाकू है वो आपको अजरबैजान की राजधानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था,
तो वह जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला, ऑप्शन नंबर डी, हुआ जेम्स प्रिसप, जो 1837 में इन्होंने जो अशोक की जो पहली जो अभिलेख था इन्होंने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और चार्ल्स विल्किंस के बारे में जान लीजिए कि इन्होंने ही भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम पंचायत के आय और का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो आय का एक स्रोत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेला एवं बाजार कर जो है वो आपको ग्राम पंचायत के द्वारा ही लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो हो गया, एक हो गया पशु के रजिस्ट्रेशन कर, और दूध कर, उत्पादन कर, वाहन कर और मनोरंजन कर, ये सब सारे कर हैं जो आपको ग्राम पंचायत के द्वारा लगाई जाती है। और इसका जो वर्णन किया गया है वो 243 के ज में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना के समय आपको भारत में आपातकाल देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भारत में टोटल 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको सुमेलन करके बताना है कि कौन सी योजना है, यह कब से स्टार्ट हुई थी। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यह जो आपको स्टार्ट हुई थी, यह हुई थी आपको 1992 में हुई थी। और साथ ही अन्नपूर्णा जो योजना है आपको 2000 में स्टार्ट हुई थी। और काम के बदले अनाज 1977 में शुरुआत हुआ था। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको 1997 में देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पंचायत राज के अन्य संस्थानों की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य वित्त जो आयोग होते हैं उन्हीं के द्वारा ग्राम पंचायत का भी अनुदान किया जाता है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अमेरिका से प्रभावित रहा था। और सर विश्वेश्वरैया जो योजना आया था आपको 1934 में, यह देखने को मिला था औद्योगिकरण पर बल देने के लिए। और मृगनयनी महल कहाँ स्थित है। यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह ग्वालियर में स्थित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 मई 2016 को आपको उज्ज्वला योजना की शुरुआत देखने को मिली। यदि आपको पूछ दिया कि जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को यह हुआ था, जनधन योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो मथुरी जो लोक नृत्य है आपको तेलंगाना में प्रसिद्ध है। लेकिन आपको सिर्फ मथुरा कला का दिया तो वो कौन सा राज्य में प्रसिद्ध हो जाएगा, तो आपको वह बिहार में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद की प्रकलन समिति है। ऑप्शन नंबर ए, यह आपको एक अस्थाई समिति है जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या आपको 30 देखने को मिलती है। और इसमें जो 30 होते हैं आपको केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। और नामदफा और एक पाके टाइगर रिजर्व है, एक कमलंग जो टाइगर रिजर्व है आपको अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन आपको कहा जाए एक दम्फा टाइगर रिजर्व है, ये नामदफा है, एक दम्फा हो जाएगा जो आपको मिजोरम में स्थित है। और बिहार में वाल्मीकि हो गया, और केरल में पेरियार हो गया, और पेरीबिकुलम हो गया, और तमिलनाडु में आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनाई मुडी है जो दक्षिण भारत की आपको सर्वोच्च चोटी है। इसकी लंबाई भी कहीं पूछी जाती है, तो 2695 मीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पदार्थ के वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर, टोटल 5 वर्गों में इसे वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को कानून खेती करने की अनुमति दी गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बीटा कपास की जो फसलें हैं वो कानूनी रूप से आपको अनुमति दे दिया गया। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 273.15 केल्विन आपको केल्विन पर हो जाएगा हिमांक। लेकिन आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ दिया तो आपको 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, H2SO4 कितना होगा, एटॉमिक नंबर जो उसका है वो कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल उसका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं, बीमेल युग्म को चुनिए।
तो इसमें बीमेल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जो आपको बीमेल दिया गया है। साथ ही एड्रीनल पीयूष ग्रंथि से और टेस्टोस्टेरोन वृषण से और अंडाशय से आपको एस्ट्रोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा है। तो यह जो गुप्त ऊष्मा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठोस द्रव अथवा परिवर्तन के लिए जो गुप्त ऊष्मा होती है उसी को संलग्न गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और क्या है तो मेगा लोबोस्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B9 की कमी से आपको देखने को मिलता है। और B2 से कैलोसिस रोग आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड है जो आपको उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इकोलॉजी शब्द ओकियोलॉजी से बना है, तो वह कौन सी भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको यूनानी भाषा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, चिकन पॉक्स है जो आपको विषाणु यानी कि वायरस से देखने को मिलता है। लेकिन टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, तपेदिक, ये सब आपको जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र लेंस पेशियाँ, तो उसके जो पेशियाँ होती है वह क्या हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, इसीलिए आपको यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी पिंड का जड़त्व, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसकी गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जड़त्व का नियम है न्यूटन के किस नियम से मिलता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा इसका सही नियम को, न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या कौन सा नियम से जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुकंदर का केंद्र विगलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातुओं को परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। किसी जैसे गैल्वेनाइजेशन हो गया ना, उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को संरक्षित करने के लिए इस पर जिंक का जो जस्ता चढ़ाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तहत ये भी एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मछली में आपको 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर, कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सॉन छोर पर जो न्यूरॉन में जितने भी विद्युत संकेत होते हैं आपको रासायनिक संकेत में बदल जाते हैं। गलत वाक्य को ढूंढिए, इसमें कौन सा वाक्य है जो आपको गलत दिया गया? तो ऑप्शन नंबर आपको डी है जो आपको गलत दिया गया, बाकी सारे सही दिए गए। तो सही को हम पढ़ देते हैं, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है और केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक DNA होता है, इसलिए इसे संरचना प्रोटीन के बनने में समर्थन करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें ATP का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, F2O3 तथा FeO ऑक्सीजन के भारों में अनुपात होगा, तो इन दोनों का जो अनुपात होने वाला है वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी है जो आपको ये गलत दिया गया, बाकी सारे इसमें आपको सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ी की मांसपेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायरुविक जो लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण आपको मांसपेशियों में खिंचाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान भरने में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्तिका, जो आपको जितने भी खाली संरचनाएं होती हैं उसे भरने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 73 हो जाएगा कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड क्या काम करती है? तो वह जो कार्य करती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित किया है, कांच के छड़ी के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला होगा। तो यह जो गोला आपको कैसे देखने को मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉन वह गवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिरोध का SI मात्रक है।
ऑप्शन नंबर सी ओम है जो आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा, और कूलम आपको आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा होगा हमने 1 से लेकर 75 तक जितने भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे सारे का हमने इसमें सोल्यूशन कराया, और जितना महत्वपूर्ण डिस्कशन हो सकता था जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें उसका भी डिस्कशन कराया। यदि यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हो पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।